Hello and welcome. This is the fourth part of the chapter Era of One-Party Dominance, and it is the last part also. In this part, I'm going to explain about the parties that are mentioned in your chapter, and a lot of 1 markers and 2 markers are asked from these parties. They are mentioned, if you see your chapter, there are yellow pages, 4 yellow pages pertaining to these 4 parties. So let's begin. Socialist Party. Now, the Socialist Party of India, first see the election symbol. That is also asked. Sometimes it has been asked. So the election symbol is banyan tree, and when it is asked that mention the election symbol, you need not draw it in your paper. You just need to mention banyan tree. Okay, so that was a symbol of Socialist Party in the first general elections. The Socialist Party traces its origin to Congress only. Formerly, it was a part of Congress only. So it was a party within Congress. The name of the party was Congress Socialist Party, and the founder of this party was Acharya Narendra Dev. Okay, so Acharya Narendra Dev, see his name is here. Acharya Narendra Dev was the founder of the Socialist Congress Socialist Party, formed in 1934. So it used to operate within the fold of the Congress itself. But in 1948, Congress brought amendments into its constitution, into its rules, that disallowed members from having dual membership. Means that the members could not be the members of 2 parties at the same time. Okay, so तब जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सेपरेटेड फ्रॉम कांग्रेस, तब इन्होंने सेपरेट पार्टी फॉर्म की किस ईयर में, 1948 में. ठीक है, तो इनकी आइडियोलॉजी जो थी वो थी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की. नाउ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है? अगर आप सोशलिज्म देखिए तो इसका ओरिजिन है जो रशिया रिवॉल्यूशन हुई थी, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, और किसकी विचारधारा? कार्ल मार्क्स की. ओके, आइडियोलॉजी ऑफ कार्ल मार्क्स. नाउ कार्ल मार्क्स का जो सोशलिज्म है वो ये कहता है कि जो सोशलिस्ट स्टेट है दैट विल बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू अ रिवॉल्यूशन. ओके, सो द आइडियोलॉजी इज बेसिकली रिवोल्यूशनरी इन नेचर. और जहाँ पे भी आप कहीं दुनिया में अगर सोशलिस्ट स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट देखें, चाहे वो रशिया में है 1917 में, या फिर कम्युनिस्ट स्टेट का देखिए 1949 में चाइना में, वो दैट इज थ्रू अ रिवोल्यूशन, ब्लडी स्ट्रगल. ओके, इंडिया में जो सोशलिस्ट थे उन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात की. उन्होंने ये कहा कि डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू, इलेक्शंस के थ्रू हम सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करेंगे. ठीक है, तो ये है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. दैट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द कम्युनिस्ट. एंड कम्युनिस्ट से कैसे डिस्टिंग्विश हुआ ये मैंने आपको अभी बताया, और फ्रॉम द कांग्रेस ऑल्सो, बिकॉज उस समय की जो कांग्रेस थी वो ऐसा कहा जाता था कि वो प्रो रिच पार्टी है, क्योंकि उसको जो हाई क्लास एलीट क्लास जो थी इंडिया की वो लीड करती थी. तो अगर उस समय के कांग्रेस लीडर्स आप देखें तो वो एलीट क्लास से आते थे, और ऐसा कहा जाता था कि वो लैंडलॉर्ड्स और इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो प्रो रिच पार्टी है. ऐसा एक्चुअली था नहीं. बाद में 1950s में कांग्रेस ने अपना जो एम था वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म डिक्लेयर कर दिया ड्यूरिंग द 50s. तो जब 50s में कांग्रेस ने भी ये कहा कि हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की तरफ बढ़ेंगे और सोशलिज्म पे स्ट्रेस करेंगे, then it became very difficult for the सोशलिस्ट पार्टी टू डिस्टिंग्विश. तब उनका ये हो गया कि अब तो कांग्रेस भी उसी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात कर रही है जिसकी बात हम कर रहे थे. तो फिर ये एक डिलीमा हो गया कि अब जो पार्टी का बेस है वो कहाँ है. अच्छा, फर्स्ट इलेक्शन में सोशलिस्ट पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इनको बहुत कम सीट्स मिली थी. इसके बाद फिर सोशलिस्ट पार्टी के बहुत से स्प्लिट्स होते हैं और रीयूनियंस होते हैं, जिसमें कि नई नई पार्टियां बन के निकलती हैं. दैट वाज मेनी पार्टीज लाइक किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ऑल दिस पार्टी इमर्ज्ड.
फाइन। मेन लीडर्स देख लीजिए, जयप्रकाश नारायण जिनका अभी आप आगे पॉलिटिक्स में एक बहुत मेजर रोल देखेंगे। जयप्रकाश नारायण was also, he was a good friend of Jawaharlal Nehru, and he was also invited by Jawaharlal Nehru to become a member of the first cabinet। ठीक है। अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे, राम मनोहर लोहिया, इनका पूरा अभी आपको आइडियोलॉजी जो है वो आपके सिलेबस में आ गई है, वो पढ़नी है। SM जोशी, सो ऑल दीज वर द मेंबर्स, प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी। ओके, अब मैंने जब आपको बताया कि इस पोर्शन से बहुत से 1 मार्कर्स और 2 मार्कर्स आते हैं, तो आता क्या है ये एक बार सुन लीजिए। इसमें आपका फाउंडर प्रेसिडेंट्स पूछते हैं, इन विच ईयर द पार्टी वाज फॉर्म्ड ये पूछते हैं, मेन आइडियोलॉजी, usually it comes for 2 marks, तो 2 आइडियोलॉजी फॉर ईच पार्टी आप याद कर लीजिएगा। सिंबल पूछते हैं, और जो सबसे मतलब यूजुअल ऑलमोस्ट एवरी ईयर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता था कि ये जो नेम्स हैं पार्टी मेंबर्स के, ये मैच द कॉलम्स में आता है। तो एक तरफ लीडर्स के नाम होते हैं ए कॉलम में, और बी कॉलम में पार्टीज के नाम, एंड देन यू हैव टू मैच द लीडर्स विद द पार्टीज टू विच दे बिलोंग। Okay, and most of the mistakes we see in this portion, in this question, because students don't learn these names. So it's better that you make a table of these leaders and the parties and start revising it again and again. ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी है। सिंबल जो है इनका ये सिकल है, और व्हील्स हैं, ये जो ग्रेन्स हैं ये हैं। ठीक है। इनकी ये 1935 में कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हुई थी, एंड दैट आल्सो वर्क विद इन द फोल्ड ऑफ द कांग्रेस। ओके, see many parties, that is why I told you while explaining that it was an ideological, Congress was an ideological coalition, because all the ideologies were working from the fold of the Congress itself. So सारी ideology को कांग्रेस में प्लेस मिला था, और ये बहुत बड़ा रीजन था कांग्रेस के डोमिनेंस का। बट इन 1941 दे पार्टेड वेज। क्यों ये अलग हो गए थे कांग्रेस से? 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कम्युनिस्ट थे दे सपोर्टेड ब्रिटिश, तो ब्रिटेन को इन्होंने सपोर्ट किया था इन देयर फाइट अगेंस्ट नाजी जर्मनी। ठीक है। तो हिटलर को हराने के लिए इन्होंने ब्रिटेन को सपोर्ट एक्सटेंड किया था, इन्होंने फेवर किया था। क्यों? क्योंकि हिटलर के अगेंस्ट आपका यूएसएसआर लड़ रहा था। ठीक है। और यूएसएसआर तो इनका आइडियोलॉजिकल फादर हो गया। ओके, सो दैट इज वाई। और तो इसलिए, और कांग्रेस जो थी वो ब्रिटेन को अपोज कर रही थी। ठीक है, बिकॉज कांग्रेस सेड दैट इंडिया, व्हाई यू मेड इंडिया अ पार्टी इन द वॉर। ओके, तो कांग्रेस इस पे था, और आपका उसके बाद फिर आपने देखा है क्विट इंडिया मूवमेंट भी शुरू हो गया था। तो इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ा रिफ्ट आ गया, और देन दे पार्टेड वेज फ्रॉम कांग्रेस एंड एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एज एन इंडिपेंडेंट पार्टी। अब इंडिपेंडेंस के बाद दे सेड दैट इंडिपेंडेंस वाज अ शैम। ये जो है ये इसको समझ लीजिए, इंडिपेंडेंस वाज अ शैम का मतलब ये हुआ कि दे सेड दैट दिस इंडिपेंडेंस व्हिच इज गिवन टू अस इज ओनली इन नेम, till the time the governments will be working only for the interest of the rich, it cannot be called a independence। ठीक है। तो अगर आप मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी देखिए, जिसके बेसिस पे ही ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फंक्शन करती है, तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में ये कहा गया है that the state is an instrument in the hands of the bourgeois for exploitation, so state becomes the instrument of exploitation। ठीक है। कैसे? क्योंकि स्टेट जो है वो रिच को सपोर्ट करता है, और इस तरह से वो जो गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन है उसमें अमीरों का साथ देता है। ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी का ये मानना था कि जब तक पावर गरीबों के हाथ में नहीं होगी, जब तक इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं आएगी, तब तक पॉलिटिकल इक्वालिटी किसी काम की नहीं है।
तो इनका ये मानना था कि इकोनॉमिक इक्वलिटी लाना पड़ेगा, and till this comes then independence will remain only in name. Okay, so based on this ideology they supported violent uprisings in the Telangana region in 1951, but इस uprising को जब वहाँ पे आर्मी एक्शन हुआ था गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे सप्रेस कर दिया गया था इस अपराइजिंग को भी, इसके अगेंस्ट भी आर्म फोर्सेस ने स्टेप्स लिए थे, तो ये सप्रेस हो गई थी। इन 1951 इलेक्शंस दे डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट। यूजुअली जो कम्युनिस्ट होते हैं और जो सोशलिस्ट होते हैं वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने में बिलीव नहीं रखते। आइडियोलॉजी ही ये उनका है कि चेंज हमें लाना है, पर जो चेंज है वो रिवोल्यूशन से आएगा, वो डेमोक्रेटिक मीन्स से नहीं आएगा। डेमोक्रेटिक मीन्स को वो केवल दिखावा कहते हैं कि ये जितना भी गवर्नमेंट है और इलेक्शन है ये सब खाली दिखावा है, ये सब जो अमीर हैं, जो हाई क्लास है, उनके डोमिनेंस को खाली परपेचुएट करता है। ओके, खाली उनको बढ़ाने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे एक उन्होंने अपने आप को मॉडरेट किया, उन्होंने डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द 1951 इलेक्शंस। In this elections, the party won 16 seats. I've already told you that this was the second largest party that emerged in the first elections. The party has a very strong base in Kerala, in Andhra Pradesh, West Bengal, Bihar. West Bengal, Kerala में first first communist government of the world was formed. Democratically elected communist government of the world under EMS Namboodiripad in 1957. वो आप पढ़ चुके हैं। वेस्ट बंगाल में बहुत लंबे समय तक कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट रही, सीपीआई की गवर्नमेंट रही थी वहाँ पे वेस्ट बंगाल में। तो इनका बेस जो है ये इन स्टेट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन मेन लीडर्स हैं AK गोपालन, SK डांगे, EMS नंबूदिरीपाद, ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द केरला गवर्नमेंट इन 1957, PC जोशी, अजय घोष, ये हैं प्रोमिनेंट मेंबर्स। ये पार्टी जो थी CPI, ये स्प्लिट हो गई थी 1964 में आफ्टर द इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962। तो इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962 जो था, उसमें जो पार्टी का एक फैक्शन था उसने चाइना को सपोर्ट किया, एंड देयर इमर्ज्ड द आइडियोलॉजिकल रिफ्ट, एंड देन द पार्टी गॉट स्प्लिट एंड CPI-M वाज फॉर्म्ड। तो अब CPI भी है और CPI-M भी है। CPI-M is Communist Party of India Marxist. Okay, so now both the parties are the national parties and they exist, they operate in Indian politics. Then you have Bharatiya Janasangh. It was formed in 1951 by Shyama Prasad Mukherjee, and it owes its origin to RSS, that is Rashtriya Swayamsevak Sangh, and Hindu Mahasabha. ठीक है, इनका जो इलेक्शन सिंबल था वो लैम्प था ड्यूरिंग द फर्स्ट इलेक्शन। Now this party had an ideology which was quite different from other parties in India at that time. They emphasized the idea of one country, one culture, one nation. देखिए इंडिया का जो डिवीजन हुआ था वो था 2 नेशन थ्योरी के बेसिस पे कि हिंदू एंड मुस्लिम 2 नेशन है, इसलिए मुस्लिम्स के लिए अलग पाकिस्तान होना चाहिए। इनका ये कहना था कि तब इंडिया में अब 1 नेशन को हमें इस्टेब्लिश करना है ऑन द बेसिस ऑफ 1 कल्चर एंड 1 कंट्री। और ये 1 कल्चर कौन सा होगा? ये कल्चर है हिंदुत्व का कल्चर। ठीक है, ये आप अभी आगे वाले चैप्टर्स, आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी पूरी आइडियोलॉजी इनकी। द पार्टी सपोर्टेड द रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, अखंड भारत। इनका ये मानना था कि जो पार्टीशन हुआ है उसको वापस से रिवर्स किया जाए और इंडिया एंड पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाए। दे वर अगेंस्ट ग्रांटिंग कंसेशंस टू रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज इन इंडिया, and they were in the forefront of agitation to replace English for Hindi as the official language of India. ठीक है, भारतीय जनसंघ का ये मानना था कि इंडियन कल्चर इज़ वेरी रिच इन इट्स हेरिटेज। तो हमारा जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, दैट शुड बी डन बाय रिवाइविंग आवर एंशिएंट कल्चर एंड एंशिएंट लिटरेचर। ठीक है, तो हमको अपना जो गौरवशाली पास्ट है, जो ग्लोरियस पास्ट है, उसको रिवाइव करना है, जो कि साइंस में भी बहुत आगे था और कल्चर में भी बहुत आगे था।
तो उसको हम रिवाइव करें और उसके बेसिस पे हम इंडिया की जो प्रेस्टीज है उसको रीस्टैब्लिश करें, इनका मानना ये है। द पार्टी कंसिस्टेंटली सपोर्टेड इंडिया बिकमिंग अ न्यूक्लियर पावर, और इंडिया का जो सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट था वो बीजेपी की गवर्नमेंट जब थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो उस समय हुआ था। दे कॉन्स्टेंटली सपोर्टेड इंडिया बिकमिंग न्यूक्लियर पावर। और पार्टी के लीडर्स जो हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं। भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है सिंस 2014 कंटिन्यूसली, और उसके पहले भी 3 बार गवर्नमेंट बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी। इट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ का जो परफॉर्मेंस था वो फर्स्ट इलेक्शन और सेकंड इलेक्शन में बहुत अच्छा नहीं था। इनको 3-4 सीट्स ऐसे मिली थी। उसके बाद फिर जब 77 के बाद भारतीय जनता पार्टी बन गई थी, जनसंघ डिसॉल्व हो गया था, और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की जो 80s का लास्ट 80s के डिकेड का जो लेटर हाफ है, वहां से भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव होती है, और उसके जो रीजंस है, फैक्टर्स हैं, वो सब आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना है आगे। ओके, तो उस समय ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस समय जो है ये भारतीय जनसंघ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये क्योंकि ये काफी इन चीजों की बातें हो रही हैं in the present scenario. Okay, now the next is स्वतंत्र पार्टी, जो इनका इलेक्शन सिंबल है वो स्टार था। It was formed in August 1959 by C राजगोपालाचारी। ठीक है, ये इसके फाउंडिंग मेंबर थे। सी राजगोपालाचारी भी कांग्रेसी थे, ये आप लोगों को सबको पता है कि he was the first and the last governor general of India and the first recipient of भारत रत्न। अब सी राजगोपालाचारी जो स्वतंत्र पार्टी थी, इसकी आइडियोलॉजी एकदम ही अलग थी। ये कंप्लीटली हम इसको कहेंगे कि ये राइटिस्ट पार्टी थी। सी राजगोपालाचारी ने जो स्वतंत्र पार्टी थी ये बनी क्यों थी? 1959 में जो नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस ने ये कहा था कि हम लैंड सीलिंग को उन्होंने सपोर्ट किया था, अडॉप्ट किया था इसका रेजोल्यूशन, लैंड सीलिंग इन एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव फार्मिंग, इसको कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था एज देयर प्रोग्राम। तो जो ये स्वतंत्र पार्टी के लोग थे वो इसको अपोज कर रहे थे। लैंड सीलिंग का मतलब ये होता है कि अभी नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाए जाएंगे लैंड रिफॉर्म्स। बस इतना जान लीजिए कि उस समय जो जमींदार थे, जो राजा लोग थे, जो अर्स्टवाइल प्रिंसेस थे, उन लोगों के पास बहुत ज्यादा लैंड था। ठीक है, तो ये कहा गवर्नमेंट ने कि हम सीलिंग लगाएंगे इस पे कि हाउ मच लैंड वन पर्सन कैन पोजेस। तो अगर किसी के पास उससे ज्यादा लैंड है तो वो उससे ले लिया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग्स द लैंडलेस और द पुअर पीपल। तो ये था लैंड सीलिंग। ठीक है, और कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब कि लैंड पे वो कोऑपरेटिव फार्मिंग होगी और उसको प्रोड्यूस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब ये लैंड सीलिंग के ये अपोज करते थे ये लोग। ऐसा क्यों करते थे? अब इसका मतलब जो स्वतंत्र पार्टी थी, एक्चुअली ये उन लोगों की पार्टी थी जो कि कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, जो कि जो अर्स्टवाइल प्रिंसेस थे उनके राइट्स को सपोर्ट कर रहे थे। तो बहुत सी पार्टियां हैं इंडिया में जो कि गरीबों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बनी हैं। लेकिन अगर कुछ गिनी चुनी पार्टीज आप लेकर चलिए जो फॉर्मली, जो अपने इलेक्शन एजेंडा में ही ये कहती हैं कि हम अमीरों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनमें से कुछ पार्टी ये स्वतंत्र पार्टी है। ठीक है, तो इन्होंने क्लियरली ये कहा कि हम लैंड सीलिंग को अपोज कर रहे हैं, हम कोऑपरेटिव फार्मिंग, स्टेट ट्रेडिंग को अपोज करते हैं, हम स्टेट इंटरवेंशन इकोनॉमी में इसको अपोज करते हैं। ये टोटली कैपिटलिज्म के फेवर में थे। इनका मानना था कि कैपिटलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी को अडॉप्ट करना चाहिए और इसीलिए ये नॉन अलाइनमेंट के भी अगेंस्ट थे, ये इंडियाज रिलेशंस विद सोवियत यूनियन उसके भी अगेंस्ट थे, एंड दे वांटेड इंडिया टू एस्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस विद यूएस, क्योंकि यूएस एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। ठीक है, तो ये एक ऐसी पार्टी थी जिसने खुलकर कैपिटलिज्म को सपोर्ट किया और इन्होंने कहा कि कैपिटलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी शुड बी अडॉप्टेड इन इंडिया। ये प्रोग्रेसिव टैक्स रिजीम के अगेंस्ट थे। प्रोग्रेसिव टैक्स रिजीम क्या होती है? जिसमें कि
टैक्स जो होता है वो इनकम्स के साथ साथ बढ़ता जाता है, तो जिन लोगों की इनकम कम है उन पे टैक्स कम होगा और जिनकी इनकम ज़्यादा है उन पे टैक्स ज़्यादा होगा। तो ये उसके अगेंस्ट है, इनका मानना था कि टैक्स सबके ऊपर इक्वल होना चाहिए। ओके, जो अमीर लोग हैं वो अपनी प्रतिभा के कारण, वो अपनी स्किल्स के कारण दे आर अर्निंग मोर, सो व्हाई शुड दे बी चार्ज्ड मोर, उसके लिए उनको टैक्स क्यों ज़्यादा देना चाहिए, ये इनका मानना था। दे डिमांडेड डिसमेंटलिंग ऑफ द लाइसेंसिंग रिजीम। लाइसेंसिंग रिजीम एक तरह से काम करती है आपको कंट्रोल करने की, ठीक है। जब इकोनॉमी गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है तो लाइसेंसिंग रिजीम को स्ट्रिक्ट किया जाता है। जब ये ऑलरेडी कह रहे हैं कि स्टेट इंटरवेंशन इकोनॉमी को बंद करिए आप, तो फिर ये लाइसेंसिंग रेजिम के भी अगेंस्ट बोल रहे थे। ओके, तो बहुत से जो अर्स्टवाइल प्रिंसली जो रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट्स के, प्रिंसली स्टेट्स तो इंडिया में मर्ज हो गए और उनके रूलर्स को प्रिवी पर्सेस दिया गया, ठीक है। और गवर्नमेंट जो थी वो बाद में प्रिवी पर्सेस को अबॉलिश करने की भी बात करने लगी, तो उस सब से इस पार्टी को बहुत बढ़ावा मिला। तो जितने भी प्रिंसली रूलर्स थे, बहुत लोगों ने, ऐसे बहुत लोगों ने इस पार्टी को ज्वाइन किया। एक बहुत प्रोमिनेंट नाम इसमें मुझे याद आ रहा है, महारानी गायत्री देवी जो जयपुर की महारानी थी, उन्होंने स्वतंत्र पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था, ठीक है। तो ये स्वतंत्र पार्टी बिल्कुल अलग। अब इसमें जो 4 पार्टीज यू हैव डन टिल नाउ, यू सीन दैट 2 पार्टीज आर लेफ्टिस्ट, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी एंड द सोशलिस्ट पार्टी, एंड 2 पार्टीज आर राइटिस्ट, दैट इज भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ एंड स्वतंत्र पार्टी। ओके, सो मैंने आपको बताया इसमें आपको मेन चीज क्या देखनी है, आपको देखनी है पार्टी का फॉर्मेशन, ईयर ऑफ फॉर्मेशन, फाउंडर, प्रेसिडेंट, 2 आइडियोलॉजीज एंड द मेंबर्स ऑफ द पार्टी। इतना तो आप इस चारों में से कर ही लीजिएगा, ये आता ही आता है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन हर बार पक्का है, तय है कि आएगा। Okay, so here your chapter Era of One Party Dominance gets completed. If any query or anything you could not understand, please let me know. I'll try to explain it more. Fine. So I hope the things are more or less clear in this chapter. I'll start the next chapter in my next video. So thank you for watching and have a nice day. Bye bye.